नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। डोईवाला में एयरपोर्ट से सटे वन क्षेत्र का कुछ हिस्सा हटाने के लिए वन मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद जहां एयरपोर्ट विस्तार का रास्ता साफ हो गया, वहीं पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे एनजीओ और तमाम सामाजिक संस्थाओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कहा, जंगल और पेड़ों का कुछ हिस्सा एयरपोर्ट विस्तार के लिए काटा जाना है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि जंगल के जितने पेड़ काटे जाएंगे उनके स्थान पर 2 गुने पेड़ दूसरी तरफ लगाए जाएंगे। देहरादून के एयरपोर्ट का महत्व केवल पर्यटकों के लिए और आने वाले लोगों के लिए नहीं है, इसका महत्व राष्ट्रीय महत्व है। तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर पेड़ कटते हैं तो उसकी जगह 3 गुना पेड़ लगाने की व्यवस्था है। क्या ये चाहते हैं कि जो टेहरी के विस्थापित लोग जो पहले यहाँ पर विस्थापित होता है वो पुनर्विस्थापित किया जाए? इस तरह षड्यंत्र ये राजनीतिक लोग कर रहे हैं। और मसूरी के शिफनकोट से बेघर किए गए 84 परिवारों की लड़ाई के लिए आम आदमी पार्टी मसूरी और शिफनकोट की जनता लगातार संघर्ष कर रही है। धरना प्रदर्शन करते हुए कई बार केस भी दर्ज किए गए। लगातार संघर्ष करने के बाद आखिरकार पालिका अध्यक्ष और बोर्ड को जमीन का प्रस्ताव पास करना पड़ा। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने कहा कि ये आम आदमी पार्टी और शिफनकोट की जनता के संघर्ष की जीत है। तो 84 बेघर परिवारों के लिए जमीन का प्रस्ताव पास हुआ है। मैं पालिका और शासन की राजनीति करके जो 84 परिवार शिफनकोट से बेघर कर दिए गए थे, आम आदमी पार्टी लगातार संघर्षरत रही और आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी साथियों और शिफनकोट की जनता के संघर्ष को देखते हुए आखिरकार पालिका अध्यक्ष और बोर्ड को झुकना पड़ा और जमीन का प्रस्ताव पास करके शासन को भेजना पड़ा। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि जो जमीन शिफनकोट की जनता के लिए दी जा रही है, क्या वो पर्याप्त है? जबकि वहाँ पर 56 फ्लैट पहले से बनने हैं और 84 फ्लैट और बनेंगे, तो इतने फ्लैट बनाने की जगह वहाँ पर है, ये पालिका सुनिश्चित करे कि वहाँ पर इतने फ्लैट बन सकते हैं और सारी सूचनाएं सार्वजनिक करे कि कितने लोगों को वहाँ पर विस्थापित किया जाएगा, कब तक किया जाएगा और कितनी जमीन शिफनकोट की जनता को दी गई है। और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू करने पर कांग्रेस ने बीजेपी को कॉरपोरेट पार्टी करार दिया। कांग्रेस के तंज पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि कौन कॉरपोरेट पार्टी है ये सब जानते हैं। 55 साल तक राज करने वाली कांग्रेस में कितना कॉरपोरेट कल्चर रहा है ये किसी से नहीं छिपा। तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है, इस पर कांग्रेस ने तंज कसा तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर पलटवार किया और कहा कि कॉरपोरेट कल्चर किस पार्टी में है ये लोग जानते हैं। और राजधानी के कोतवाली नगर क्षेत्र में 3 बाइक सवार लोगों द्वारा एक मेडिकल शॉप के व्यापारी से तमंचा दिखाकर हुई लूट का राजधानी पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग जीवा गैंग से जुड़े थे, जिसमें जीवा गैंग के शार्प शूटर समेत 2 अन्य साथियों को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन तीनों ने बीते 19 अक्टूबर को लूट की वारदात को अंजाम दिया था। तो इनके पास से देसी पिस्टल और 5 कारतूस भी बरामद हुए हैं। लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है और लुटेरों को गिरफ्तार किया है। तो जीवा गैंग का शूटर जो है वो गिरफ्तार हुआ है। इसके पास से एक पिस्टल और कई कारतूस भी बरामद किए गए हैं। 19 तारीख को लूट की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए आरोपी को
गिरफ्तार कर लिया है। घटना की जानकारी तो मेरे ख्याल से सभी के पास है। आपको 19 तारीख की रात को एक जो केमिस्ट है उनके पास से एक बैग छीनने की घटना हुई थी। हालांकि उनका कहना था कि इसमें कुछ वैल्यूबल्स नहीं गए हैं, कोई कैश वगैरह था नहीं उसमें, लेकिन जो एक अलार्मिंग बात थी, उनका अप्रेंशन था कि ये घटना जिसने की है उसके पास कोई पिस्टल या तमंचा हो सकता है। इस तरह की बात उन्होंने पुलिस को कम्युनिकेट की थी। तो इसके इमीडिएटली बाद हम लोगों ने कॉम्बिंग स्टार्ट कर दी। जो हमारे नाके हैं सारे प्लेस कर दिए गए थे और हमारी एसपी सिटी हैं और जो हमारी सीओ सिटी है उनको मॉनिटर चीज़ों को पूरी रात हम लोग कॉम्बिंग करते रहे, फॉलो करने का कोशिश किया कैमरों के हिसाब से भी कि कहाँ का लोकेशन लोग रहा है। इसमें जो है एक चीज़ जो क्लियर हो गई थी उस दिन कि जो भी इसमें क्रिमिनल्स हैं वो लोकली हैं, क्योंकि बाहर निकलने के जो रास्ते हैं वहाँ पर कहीं उनका मूवमेंट दिखा नहीं हम लोगों को। ना तो हमारे किसी नाके से कोई इस तरह का मूवमेंट था और जो कैमरे हैं हमारे आउटपोस्ट के वहाँ पर भी कोई इस तरह का मूवमेंट हमें दिखा नहीं। उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट के लिए 9 नवंबर को चुनाव होने जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट पर कांग्रेस नेता राज बब्बर का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद खाली होने वाली इस सीट पर अब बीजेपी में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। आखिर इस सीट पर दिल्ली का सफर कौन तय करेगा, यह रिपोर्ट देखिए और समझिए। उत्तराखंड में बजा राज्यसभा चुनाव का बिगुल, बीजेपी में चर्चाओं का दौर शुरू। सीट एक, दावेदार अनेक, कौन तय करेगा दिल्ली का सफर। उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले चुनाव का बिगुल बजते ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपने पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया। संख्या बल के आधार पर देखा जाए तो इस बार बीजेपी से राज्यसभा जाना तय है। इसलिए पार्टी के कई नेता दिल्ली की दौड़ भी लगा रहे हैं। वहीं सूत्रों की माने तो बीजेपी के प्रदेश संगठन की ओर से केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को 3 नामों की एक सूची भेजी गई है, जिसमें पूर्व लोकसभा सांसद रहे बलराज पासी, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस खेमे का प्रतिनिधित्व करने वाले विजय बहुगुणा और प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू के नाम की चर्चा जोरों पर है। हालांकि बीजेपी संगठन की ओर से अभी ऐसी किसी लिस्ट की बात नहीं की जा रही, लेकिन प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल का कहना है कि जिन 3 नामों की चर्चा हो रही है वो सभी वरिष्ठ नेता हैं। सभी में अलग अलग खूबियां हैं, लेकिन ताज किसके सिर बंधेगा और राज्यसभा कौन पहुंचेगा, इसका निर्णय केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ही करेगा। तीनों नाम जो आपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है और अपना जनाधार वाले नेता हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त भी अनेकों हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो भी इस दौड़ में शामिल हैं। और जब तक हमारा केंद्र कोई अंतिम निर्णय नहीं ले देता तब तक किसी नाम के बारे में इस प्रकार से चर्चा करना मुझे लगता है कि दरअसल प्रदेश में 70 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 57 सीटें बीजेपी के पास हैं। इस लिहाज से इस बार राज्यसभा में बीजेपी का जाना तय है। लेकिन 13 जनपद वाले इस राज्य में चाहे कांग्रेस रही हो या बीजेपी, दोनों का इतिहास रहा है कि प्रदेश के बाहरी व्यक्ति को भी राज्यसभा भेजा गया। पिछली बार कांग्रेस ने इस सीट से राज बब्बर को राज्यसभा भेजकर अपनी खूब किरकिरी करवाई थी। वहीं इस बार बीजेपी की तरफ से श्याम जाजू के नाम की चर्चा होने पर उसी परिपाटी को आगे बढ़ाने का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में रिक्त हुई राज्यसभा की सीट को लेकर के अब कवायद शुरू हो गई है। हालांकि ये सीट अभी तक कांग्रेस के पास थी, लेकिन अब संख्या बल के आधार पर अगर देखा जाए तो बीजेपी के पाले में आना लगभग तय माना जा रहा है, जिसको लेकर के अब बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के अंदर अब सुगबुगाहट तेज हो गई है। माना ये भी जा रहा है कि अब उत्तराखंड बीजेपी की ओर से 3 नामों का प्रस्ताव केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा गया है, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व सांसद रहे बलराज पासी, पूर्व मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस खेमे का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का नाम भी नंबर 1 पर लिया जा रहा है। तो वहीं पार्टी को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू का नाम भी देखा जा रहा है। अब कवायद इस चीज को लेकर के भी है कि क्या जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने राज्यसभा सांसद को एक पैराशूट के रूप में राज बब्बर को इस सीट के माध्यम से राज्यसभा भेजा था, तो क्या अब बीजेपी भी
वही भूल करने जा रही है राज्यसभा में श्याम जाजू को भेजकर, या फिर बीजेपी अपने प्रदेश के प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं को इस बार मौका देगी। कैमरा पर्सन राजन बड़ोला के साथ पवन दीक्षित, प्राइम न्यूज, देहरादून। हरिद्वार के हर की पौड़ी क्षेत्र पर पुरोहित समाज के लोगों का स्कैप चैनल शासनादेश के खिलाफ 32वें दिन भी धरना रहा। पुरोहित सरकार से मांग कर रहे हैं, जो पूर्व में कांग्रेस सरकार ने मां गंगा को स्कैप चैनल का नाम दिया था, उस शासनादेश को वापस लेकर मां गंगा के साथ हो रहा छलावा अब बंद किया जाए। बता दें कि कांग्रेस सरकार में इस स्कैप चैनल शासनादेश को लाई थी, जिसमें साधु संतों में और पुरोहित समाज के लोगों में एक रोष की भावना पैदा हुई। पूरी नहीं होगी। ये पुरोहितों का, यहाँ आने वाले, हरिद्वार आने वाले सभी गंगा भक्तों का, सभी का एक मन है, एक धार्मिक भावना है। जब तक ये नाम परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। ये सब लोगों की भावनाओं का खेल है। तो माँ गंगा में सबकी जान बसती है, भावनाएं बसती हैं। और अब तक आज 31 दिन कल पूरे हो गए, आज 32वां माह चालू हो गया। हमारे पास अब तक लगभग देश भर से और हरिद्वार शहर से 60 से ऊपर संस्थाओं के समर्थन पत्र हैं। लगभग 1000 व्यक्तिगत तौर पे हस्तलिखित पत्र हमारे पास मौजूद हैं। सरकार ये समझ में नहीं आ रही है बात कि वो इस बात को क्यों नहीं मानना चाहती, क्योंकि ये एक शासनादेश है। शासनादेश पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा किया गया था और वो भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, वो सनातन धर्म की स्थापना के लिए कृत संकल्प है, पूरे देश के नहीं पूरे विश्व के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तराखंड की सरकार, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पता नहीं क्या सोचे हुए बैठे हैं, क्यों नहीं वो इस शासनादेश को निरस्त कर रहे हैं और नया शासनादेश जारी कर रहा है। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। मसूरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधायक गणेश जोशी के नेतृत्व में मसूरी के गांधी चौक पर केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो पार्टी के रूप में जिन्होंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया और दिल्ली के अंदर भव्य अगर कार्यालय बनाया, तो उसकी देन अमित शाह की वजह है। अमित शाह जी की वजह से वो कार्यालय बन पाया। जिन्होंने धारा 370 और 35 जो थी, जिसको सूर्य सत्ता को हटाने का काम किया, लागू करने का काम किया। अगर मैं कहूँ तो लौह पुरुष को कोई छूटती नहीं होगी। ऐसे महान नायक का जन्मदिन आज मसूरी विधानसभा के लोग, हमारे मसूरी के कार्यकर्ता गांधी चौक पर मना रहे हैं। जिस पर अच्छा दिखाई दे रहा है कि आज शॉर्ट नोटिस पर इतनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और दीर्घायु हो, आप स्वस्थ रहें और आपका नेतृत्व इस देश को भारतीय जनता पार्टी का मिलता रहे और देश मजबूती के साथ आगे बढ़े। तो अमित शाह का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया यहाँ पे, और पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, वरिष्ठ नेता थे, वो यहाँ पे शामिल हुए और एक तरीके से उनकी लंबी उम्र की कामना की गई। और अगली खबर किच्छा से है, चूंकि यहां पे भी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं राजेश शुक्ला, उन्होंने कुम्हार धाराजीत प्रजापति के घर पहुंचकर मिट्टी के जो बर्तन बनाए जा रहे थे उनको परखा, उन्हें देखा। हमारे यहाँ के होनहार नौजवान हैं और प्रजापति समाज होने के नाते इनका एक पारंपरिक पेशा भी है मिट्टी के बर्तन बनाने का काम। लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत
5 लाख का ऋण लेकर के आधुनिक मशीनें लगाई हैं और उस तरह के ये दिए और उस तरह के मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं जो अब तक बाहर से लाने पड़ते थे। तो ये हमारी किच्छा के लिए गौरव का विषय है कि हमारे यहाँ का एक बालक जो अपने हुनर से एक ऐसा काम कर रहा है जिससे एक आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके अपने परंपरागत रोजगार को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ये एक तरह के इंटरप्रेन्योर है। यह सरकार पर बोझ न बन के, समाज पर बोझ न बन के खुद रोजगार इसने अपना पैदा किया। मुझे लगता है कि और कई लोगों को रोजगार देगा इससे। तो यह एक प्रेरणादायक विषय है, एक ऐसा लड़का जो प्रेरणा बन रहा है समाज के लिए। तो आज मैं देखने आया, मुझे बहुत अच्छा लगा इनका सब काम देख करके। मैंने इनके साथ कुछ बर्तन बनाए भी, मैं देखा कितना अच्छे तरीके से और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन्होंने सुंदर और नक्काशीदार दिए और हर चीज़ें बनाई हैं। श्री माननीय श्री राजेश शुक्ला जी मेरे घर पे आए, उन्होंने मेरे द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तनों का निरीक्षण किया और जो मुझे 5 लाख का स्वरोजगार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का जो लोन मिला है उसकी बधाई दी है। अच्छा, आपने कोई समस्या रखी थी विधायक जी के सामने, कोई मिट्टी के पट्टे की मांग रखी थी? जी, मैंने उसके लिए जो मैं बरेली से मिट्टी लाता था वो उन्होंने जिला प्रशासन के द्वारा मिट्टी का पट्टा दिलाने की बात कही है। और केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत उत्तराखंड के मसूरी जिले में हर घर पेयजल पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई है और क्यारकुली भट्टा गांव के करीब 162 ग्रामीणों को पेयजल के कनेक्शन दिए जाएंगे, जिसे लेकर गांव के 7 तोकों में कार्य शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत आज क्यारकुली भट्टा में इस कार्य का शुभारंभ किया गया, जो कि ये फर्स्ट फेज का कार्य है। इसमें अभी लगभग 45 लाख के काम क्यारकुली भट्टा गांव के 7 हैबिटेशन में किया जाना है, जिसमें लगभग हम लोगों को 162 कनेक्शन देने का लक्ष्य है। और इसका काम आज सुबह ग्राम प्रधान क्यारकुली भट्टा के द्वारा शुभारंभ किया गया। कितने की योजना है टोटल, कितने फेज में काम होना है? 2 फेज में काम होना है। अभी फर्स्ट फेज में जो है कि लगभग 45 लाख का काम है और सेकंड फेज में लगभग 1 करोड़ 70 लाख का और काम हो सकता है। और वाहन चेकिंग के दौरान एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स ने सड़क किनारे संदिग्ध अवस्था में बैठे शख्स से पूछताछ की, जिससे तलाशी के दौरान 50 ग्राम स्मैक और 385 ग्राम अफीम बरामद हुई। कल एडीटीएफ प्रभारी राजेश पांडे और हमारे चौकी इंचार्ज लालपुर की संयुक्त टीम द्वारा संदिग्धों की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान में मोटरसाइकिल पे बैठा दिखाई दिया, तो उससे पूछताछ की गई तो वो अपने बार बार बयान बदल रहा था। उस पर शक हुआ, उसकी प्रॉपर चेकिंग की गई तो उसके पास से 50.52 ग्राम स्मैक और 385 ग्राम अफीम बरामद हुई। उसके बारे में पता किया तो वो पूर्व में भी जेल जा चुका है नकली नोटों के व्यवसाय से, तो उसका और उसमें सजा भी काट चुका है। उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। आज उसको माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा और अग्रिम आदेशानुसार कार्रवाई की जाएगी। और देश भर में नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है, लेकिन कोरोना के कारण मंदिरों में भक्तों की जो भीड़ है वो उस तरह की नहीं है जिस तरह हर साल होती है। रुड़की में प्राचीन मां दुर्गा मंदिर में भक्तों की बहुत आस्था है। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है और मंदिर के मुख्य आचार्य जगदीश प्रसाद पेन्यूली ने बताया कि दुर्गा चौक पर स्थित मां दुर्गा मंदिर 21 साल पुराना है। जो भक्त सच्चे मन से यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। के दरबार में भक्तों का आवागमन बढ़ रहा है, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। माँ भगवती सबका कल्याण करने वाली है, सबका शुभ सबका लाभ यहाँ पे हो रहा है। जिनकी नौकरी नहीं उनको नौकरी मिली यहाँ से, जिनको विवाह में विलम्ब था, काफ़ी समय हो गया था, उनको विवाह आदि की व्यवस्था बन गई है। तो कहने का मतलब है कि माँ भगवती के दरबार में जो सच्चे मन से आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते आदि शक्ति। अगर हमको ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए तो माँ के पास जाना चाहिए, माँ से कामना करनी चाहिए। माँ हमको शक्ति प्रदान करना, आपकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर।
और मनुष्य जन्म हमको मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। और रुड़की के पिरान कलियर में विश्व प्रसिद्ध दरगाह अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक का सालाना उर्स मेहंदी डोरी की रस्म के साथ गया। उर्स की पहली रस्म मेहंदी डोरी में कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन किए जाने पर पुलिस ने 11 नामजद समेत 180 लोगों के खिलाफ आपदा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। तो चूंकि कोरोना के चलते कई तरह की सावधानियां और नियम बनाए गए हैं और जहां पे भी लापरवाही हो रही है वहां पे कार्रवाई की जा रही है। और इसी में यहां पे जिन लोगों ने उल्लंघन किया था उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। अगली खबर देहरादून से है, जहां पे यूथ कांग्रेस ने पूछता है उत्तराखंड नाम से मुहिम की शुरुआत की है और इसमें जिसके तहत कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क देहरादून के बाहर धरना दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो यूथ कांग्रेस ने इस मुहिम को शुरू किया है। और मसूरी नगर पालिका में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत पर अपर जिलाधिकारी ने एसडीएम मसूरी को पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता ने संयुक्त निदेशक शहरी विकास निदेशालय को शिकायती पत्र भेजकर सभासदों की कर कमेटी पर गंभीर आरोप लगाए थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।